हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल टीशा लर्निंग हाइप। आज मैं आपको क्लास 10th की सिविक्स का चैप्टर 2 फेडरलिज्म कंप्लीट करा दूंगी। एंड फर्स्ट पार्ट वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। जिन्होंने फर्स्ट पार्ट वीडियो नहीं देखी वो पहले फर्स्ट पार्ट वीडियो देख लो, तभी आपको आगे का चैप्टर समझ आएगा। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड। एक बात तो हो गई, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है इसलिए फेडरलिज्म प्रैक्टिस हो रहा है, बट नहीं, उसके साथ साथ नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, हमारी डेमोक्रेसी, हमारे इंडिया में डेमोक्रेसी मेंटेन है तभी फेडरलिज्म प्रैक्टिस हो रहा है। बिकॉज ऐसी कई बार सिचुएशन इंडिया के अंदर आई है कि लग रहा था फेडरलिज्म खत्म हो सकता है, इंडिया की यूनिटी नहीं रह सकती। तो उस समय पे हमारे नेशन के जो लीडर्स थे और हमारी पॉलिटिक्स थे, उन्होंने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए कि जो इंडिया है फिर वो यूनाइटेड ही रहा। फॉर एग्जाम्पल, लैंग्वेजेस की बेसिस पे एक समय ऐसा आया था, विशाल आंध्र मूवमेंट लॉन्च हुआ था महाराष्ट्र में। ये एक स्टेट नहीं थी, इट वाज बॉम्बे प्रोविंस। जो हमारा पंजाब, हरियाणा, देवर मिक्स्ड, उत्तराखंड, हिमाचल, ये जो स्टेट्स थी, धीरे धीरे इनको स्टेट बनाया गया। पहले काफी बड़े बड़े हिस्सों में ये बनी हुई थी। तो ये चीज इंडिया के जो बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स थे उन्होंने समझी दैट हमें ऑटोनॉमी ग्रांट करनी पड़ेगी। अगर कोई पंजाबी स्पीकिंग वाली स्टेट है, वो चाहेगी कि उसको उसका अलग स्टेट बना दिया जाए, तो लिंग्विस्टिक बेसिस पे हमारी स्टेट्स को बनाया गया टू ग्रांट ऑटोनॉमी। एंड उसी वजह से जो हमारा फेडरलिज्म है वो अभी तक चल रहा है। फर्स्ट है हमारा लिंग्विस्टिक स्टेट्स, लैंग्वेज, कल्चर, एथनिसिटी, जियोग्राफी। इन सब के बेसिस पे जो स्टेट है उनको स्टेटहुड दे दी गई। अब ये 12th क्लास में आप पढ़ोगे, जैसे कि नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड, दीज हैव एक्चुअली मेड द एंटायर कंट्री मोर यूनाइटेड। ये सब जो थे, इन्होंने जो हमारा इंडिया है उसको मोर यूनाइटेड बनाया। अगर हम कहीं, जैसे अभी तेलंगाना बनी रिसेंटली, अगर स्टेटहुड नहीं दी जाएगी तो डेफिनेटली जैसे तामिलीलम में हुआ था ना श्रीलंका में, तो वैसी सिचुएशन आ जाएगी। और अगर स्टेटहुड दी जाए तो यूनिटी और पीसफुल कंडीशन जो इंडिया है उसमें बनी रहती है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज लैंग्वेज पॉलिसी। इसके ऊपर भी काफी सारे डिस्प्यूट्स अराइज हुए थे। यानी कि जब ब्रिटिशर्स गए थे, हमने बोल दिया था कि हिंदी हो गई हमारी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, वो हिंदी बस 40% लोगों की ही मदर टंग थी। बाकी इंग्लिश को कह दिया था कि 1965 के बाद इंग्लिश को हम स्टॉप कर देंगे। और जब इंग्लिश को स्टॉप करने की बात आई तो नीचे डेक्कन प्लेट्यू के अंदर, डेक्कन रीजन के अंदर, तमिलनाडु में बहुत ज्यादा इसके खिलाफ विद्रोह हुआ था, क्योंकि वो लोग हिंदी नहीं बोल पाते थे, दे कुड अंडरस्टैंड इंग्लिश। तो इसलिए ये डिसाइड किया गया कि जो स्टेट लैंग्वेज है उनको यूनिकनेस दे दी जाएगी। यानी कि जो गुजरात है वहां पे जो ऑफिशियल वर्क है वो गुजराती लैंग्वेज में हो सकता है या फिर इंग्लिश लैंग्वेज में हो सकता है। पंजाब में पंजाबी लैंग्वेज में हो सकता है या इंग्लिश में। तमिलनाडु में तमिल में हो सकता है या इंग्लिश में। अगर हम किसी के ऊपर हिंदी लैंग्वेज इम्पोज कर दे तो इससे बहुत लोगों को प्रॉब्लम आएगी और हम इंडिया को यूनाइटेड नहीं रख सकते थे। इसलिए इंडिया में हिंदी के साथ में 21 अदर शेड्यूल लैंग्वेजेस भी है। एंड इन 21 अदर शेड्यूल लैंग्वेजेस के अंदर अभी आप गूगल क्रोम पे चेक करना, कुछ चेंज आ गया हो तो। और ये 21 अदर लैंग्वेज है। एंड अगर किसी को एग्जाम देना हो, जैसे कि यूपीएससी और डिफरेंट जो नेशनल लेवल पे एग्जाम होते हैं, तो वो जरूरी नहीं कि आपको वो इंग्लिश में ही देना है। आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप उसे अपनी मातृभाषा में भी, जो आपकी मातृभाषा है पंजाबी, गुजराती, उसमें भी दे सकते हैं। तो दे आर 21 अदर शेड्यूल लैंग्वेजेस ऑल्सो। बट ऐसा नहीं है कि हमारे इंडिया के अंदर हिंदी को प्रमोट नहीं किया जाता, प्रमोट करते हैं बट इम्पोज नहीं करते। जैसे कि सिन्हालाज ने सिन्हाला लैंग्वेज को इम्पोज कर दिया था। वी आर प्रमोटिंग हिंदी, नॉट इम्पोजिंग हिंदी। और अभी भी ऑफिशियल वर्क है जो हमारा वो इंग्लिश में किया जाता है बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट। अब स्टार्ट करते हैं सेंट्रल एंड स्टेट रिलेशन। तो देखो, जब हमें आजादी मिली तो सेंट्रल गवर्नमेंट पे कांग्रेस जीत रही थी। फर्स्ट पीएम बने जवाहरलाल नेहरू, फिर लाल बहादुर शास्त्री, फिर इंदिरा गांधी, फिर राजीव गांधी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट पे तो हमारी कांग्रेस जीत रही थी, बट एट द सेम टाइम हर एक स्टेट के अंदर, यूपी, पंजाब, हरियाणा, हर एक स्टेट में भी मोस्टली कांग्रेस जो थी वो जीत रही थी।
तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, फेडरलिज्म बहुत अच्छे से चल रहा था। सेम ही तो सरकार है, सेंट्रल में भी स्टेट में भी। बट चेंजेस आने शुरू हुए जब केरल के अंदर AIDMA की सरकार बन जाती है एंड जब डिफरेंट डिफरेंट लोकल पार्टी मर्ज होने लगी, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट दूसरी पार्टीज की बननी स्टार्ट हो गई अदर देन कांग्रेस। तो मिसयूज ऑफ पावर स्टार्ट हुआ। कांग्रेस ने क्या करना शुरू करा स्टेट में, अगर कांग्रेस जीती तो ठीक है, अगर कोई और पार्टी जीत जाती थी तो उसको डिसमिस कर दिया जाता था। अब ये क्या हुआ, मिसयूज ऑफ पावर। तो इस चीज से छुटकारा कब मिला, ये चेंजेस आने कब स्टार्ट हुए, फ्रॉम द 1990, जब कोलिशन गवर्नमेंट का जो एरा था वो स्टार्ट हुआ था। कोलिशन गवर्नमेंट का एरा 1990 से स्टार्ट हुआ था और 2014 तक चला, जब तक मोदी सरकार नहीं आई थी, जो क्लियर मेजॉरिटी से जीती थी 2014 में भी और 2019 में भी। तो कोलिशन गवर्नमेंट क्या होती है, देखो हमारी कंट्री के अंदर 543 कंस्टिट्यूएंसीज होती है और एक कोटा सेट कर दिया जाता है कि इतना कोटा अगर कोई पार्टी जीत रही है तभी वो अपनी गवर्नमेंट फॉर्म कर सकती है। एंड अभी हमारी कंट्री के अंदर 1990s के बाद से ऐसा समय आ गया कि कोई भी जो पार्टी थी वो मेजॉरिटी गेन कर ही नहीं पा रही थी, और जब कोई भी पार्टी मेजॉरिटी गेन नहीं कर पा रही थी तो डिफरेंट डिफरेंट इज केम टुगेदर टू फॉर्म अ गवर्नमेंट। कोलिशन गवर्नमेंट का जो दौर था वो स्टार्ट हो गया, जिसको हम कहते हैं गठबंधन। जैसे कि नो सिंगल पार्टी गॉट क्लियर मेजॉरिटी इन लोकसभा, मेजर नेशनल पार्टीज कम टुगेदर रीजनल पार्टीज। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ कि मेजॉरिटी गेन करने के लिए आपके पास 10 वोट्स होनी चाहिए, बट हमारी पार्टी ABCD, ए के पास 7 वोट्स है, बी के पास 3 वोट्स है, सी के पास है 2 वोट्स, डी के पास है 1 वोट। तो किसी के पास भी 10 वोट्स नहीं है, जिसके पास 10 वोट्स है वो ही जीतेगा। तो ए गया बी के पास, बी गया ए के पास कि चलो हम मिलकर कोलिशन बना लेते हैं, 7, 8, 9, 10 एक हमारी सरकार बन जाएगी, AB गवर्नमेंट। ऐसे ही हमारे पास 2 कोलिशन गवर्नमेंट है, NDA एंड UPA। काफी समय तक इन्होंने हमें रूल करा, तो ये हमारी कोलिशन गवर्नमेंट का एरा इंडिया के अंदर स्टार्ट हुआ। एंड उसके बाद से जो मिसयूज ऑफ पावर थी बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट वो बिल्कुल खत्म हो गई। अब हम अपने चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे आ गए हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। देखो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है पावर को और ज्यादा डिवाइड कर देना। तो डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ एक मेजर स्टेप लिया गया इन द 1992 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंज लाया गया एंड द थर्ड टायर ऑफ डेमोक्रेसी वाज मेड अप, जो कि जिसने हमारी डेमोक्रेसी को ज्यादा पावरफुल बना दिया, यानी कि हमने एक थर्ड लेवल बना दिया अपने फेडरलिज्म के अंदर। फर्स्ट थी हमारी सेंट्रल, सेकंड थी हमारी स्टेट, अब हमने एक लोकल गवर्नमेंट का आविष्कार कर दिया। अब ये लोकल गवर्नमेंट बनी, देयर वाज सर्टेन प्रोविजंस दैट वर रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहली प्रोविजन क्या थी कि एक लोकल गवर्नमेंट हमने बनाई जिसके रेगुलर बेसिस पे इलेक्शन होंगे। जैसे आप अगर शहरों में रहते हो तो म्यूनिसिपैलिटी के, मेयर के, वार्ड के इलेक्शन होते हैं, अगर आप गांव में रहते हो तो ग्राम पंचायत के इलेक्शन होते हैं। एंड इस पे रिजर्वेशन दी गई फॉर SC एंड ST, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स को रिजर्वेशन मिली। 1/3 पोजीशन फॉर वुमेन, 1/3 जो पोजीशन थी वो वुमेन के लिए, रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए रिजर्व कर दी गई। 1/3 जो सीट्स थी वो वुमेन के लिए रिजर्व कर दी गई। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है इस बात को। फोर्थ वॉज इंडिपेंडेंट स्टेट इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन बनी। अब जब इंडिया में इलेक्शन होता है तो इलेक्शन कमीशन है वो इलेक्शन करवाती है। अब स्टेट इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन बननी स्टार्ट हुई, जो हर एक स्टेट के अंदर, हर एक सिटी के अंदर, हर एक गांव के अंदर जो इलेक्शन है उनको कंडक्ट करवाएगी। लास्ट वॉज द स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर पावर एंड विद लोकल गवर्नमेंट। स्टेट एंड सेंटर जब डिसेंट्रलाइजेशन हुआ तो थोड़ी थोड़ी पावर, थोड़ा थोड़ा पैसा, यानी कि रेवेन्यू दोनों ने ही मिलकर किसको दे दिया, थर्ड टायर को दे दिया, दैट वाज द लोकल गवर्नमेंट। तो दीज वर द बेसिक प्रोविजन जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं थर्ड टायर के बनने पे, जिसपे डायरेक्ट 3 मार्क्स क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। अब जो ये हमारा थर्ड टायर बना था इसमें हम विलेज लेवल पे देखें, रूरल लोकल गवर्नमेंट इज पॉपुलरली नोन एज पंचायत। अब हम पूरा पढ़ेंगे पंचायत क्या होती है, पंचायत कैसे वर्क करती है, कैसे इनको ग्रुप करके डिफरेंट डिफरेंट मंडल एंड ऑल दैट क्या बनाया जाता है। तो ईच विलेज और अ ग्रुप ऑफ विलेज हैज अ ग्राम पंचायत
कई बार ऐसा होता है एक विलेज है, इसकी एक ग्राम पंचायत होती है, बट कई बार ऐसा होता है दो विलेज होते हैं पास पास में, छोटे छोटे गांव होते हैं, तो दोनों विलेजेस को मिलाकर एक ग्राम पंचायत बना दी जाती है और इनका जो हेड होता है उसको हम कहते हैं सरपंच। अब ग्राम पंचायत का क्या काम होता है? वर्क ऑफ द ग्राम पंचायत, फंक्शन ऑफ द ग्राम पंचायत एग्जाम में लिखने को आएंगे। डिसीजन एंटायर विलेज को लेके जो भी डिसीजन होगा वो ग्राम पंचायत लेगी, यानी कि वेल लगवाना है, सड़क बनवानी है, सफाई करवानी है या स्कूल बनवाने हैं, ये सब डिसीजंस ग्राम पंचायत लेगी। सेकेंड वॉज सुपरविजन, ग्राम सभा होती है, सभा में इलेक्शन होते हैं, पंचायत बनती है, तो ग्राम सभा में रेगुलर डिसीजन करना, उसको सुपरवाइज करना ग्राम पंचायत का काम है। एंड मीट टू थ्राइस टू अप्रूव एनुअल बजट, इनको साल में एक बार, दो बार, तीन बार मिलना पड़ता है बजट को अप्रूव करने के लिए। इनको पैसा मिलता है तो बजट को अप्रूव करने के लिए साल में 2 से 3 बार इनको मिलना पड़ता है। एंड टू रिव्यू, अब पूरे गांव में क्या हो रहा है उसको रिव्यू करने के लिए भी जो ये हमारी ग्राम पंचायत है इसका वर्क होता है। मैंने आपको फंक्शन भी बता दिए हैं। अब देखो क्या होता है अगर हम बहुत सारी ग्राम पंचायत है उनको मिक्स कर दे, ए गांव की ग्राम पंचायत, बी गांव की ग्राम पंचायत, सी गांव की एंड डी गांव की, इन चारों गांव की ग्राम पंचायत को अगर हम मिक्स कर दे तो ये बन जाती है पंचायत समिति, या फिर इसको इंग्लिश में मंडल और ब्लॉक भी कहते हैं। अब अगर हम काफी सारी पंचायत समितिज को मिक्स कर दे, यानी कि ABCD की पंचायत समिति और EFGH की पंचायत समिति एंड आगे आगे डिफरेंट गांव की पंचायत समितिज को मिक्स कर दे तो ये बनाती है हमारी जिला परिषद, जिसको हम डिस्ट्रिक्ट भी कहते हैं। अब जो जिला परिषद होती है इसके पॉलिटिकल हेड होते हैं एंड इसके पॉलिटिकल हेड को क्या बोला जाता है? चेयरपर्सन ऑफ द जिला परिषद। तो यहाँ हमने विलेज के बारे में पढ़ लिया। अब बात करते हैं हम टाउन्स की। तो देखो जो टाउन्स होते हैं वहां पे होती है म्यूनिसिपैलिटीज एंड जो बिग सिटीज होती है वहां होती है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो हेड होता है उसको कहते हैं मेयर। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो होती है वो मेयर के अंडर में ही वर्क करती है। तो हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। चैप्टर के नोट्स आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। And please subscribe my channel and press bell icon. Thank you for watching my video.